नमस्कार, योर मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता थपलियाल। यहां पर अगर आपको शेयर बाजार की बहुत जानकारी नहीं है लेकिन फिर भी इक्विटी जैसा रिटर्न चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड एक बेहतर जरिया है। साथ ही यहां आपको डेट में इन्वेस्ट करने की भी ढेरों ऑप्शंस मिलते हैं। आज हमारा फोकस है म्यूचुअल फंड पर और सवालों के जवाब देंगे डन एंड ब्रैडस्ट्रीट के फाइनेंस डोमेन स्पेशलिस्ट विवेक शर्मा। आपका स्वागत है सर। शुरुआत करते हैं हमारे सवाल जवाब के सिलसिले के साथ। सबसे पहले दर्शक हमारे साथ जालंधर से जुड़ रहे हैं राजेश कुमार। गुड इवनिंग राजेश, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी मैडम जी, हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार सर मैडम मेरा सवाल है कि मैं ना पिछले 2 साल से रिलायंस रेगुलर और आईसीआई फोकस में पैसे अपना सिप पे काम कर रहा हूँ। आईसीआई फोकस में मेरा 1000 रुपया जा रहा है और रिलायंस रेगुलर में मेरा 500 रुपया जा रहा है और मैं 1000 रुपया और इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि मेरे को कोई मतलब अच्छा सा जो फंड है उसमें किसमें करूँ मैं ये इन्वेस्ट। और मेरा इसके साथ ही गोल है एक छोटा सा, मैंने रखा 25 लाख रुपए का अपना। कम से कम 18 साल का मेरे पास समय है, मेरी रिटायरमेंट का कह सकते हैं। मेरे प्राइवेट जॉब करता हूँ जिसमें मेरी 16,000 रुपया सैलरी है। ठीक है, तो यानी आपने रिटायरमेंट के लिए अपनी ये प्लानिंग कर रखी है। तो क्या कहेंगे आप, 25 लाख चाहिए इन्हें 18 साल के बाद। तो फिलहाल जो करंट इन्वेस्टमेंट है इनकी कैसी है और बाद में जो इन्हें एक्स्ट्रा 1000 रुपए डालने हैं वो कहाँ पे ये डाल सकते हैं? देखिए, इनकी करंट इन्वेस्टमेंट तो अच्छी है। इन्होंने जो भी 2 फंड्स लिए हैं वो ठीक हैं। तो फंड्स में इन्हें अभी फ़िलहाल किसी तरह के परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है। जो 1000 रुपये या एडिशनल डालना चाह रहे हैं उसे ये यूटीआई अपॉर्चुनिटीज़ फंड में डाल सकते हैं और वो एक अच्छा फंड है। उसका पास परफॉर्मेंस अच्छा रहा है और कंसिस्टेंट फॉर्म है। तो अगर ये 3500 रुपया कुल निवेश करते हैं तो इनके 25 लाख रुपए जोड़ सकते हैं, लेकिन उसमें एक छोटी सी शर्त यह है कि 12.5% तक मार्केट को रिटर्न देना चाहिए। और अगर हम लंबी अवधि को देखें, आज तक का हमारा जो अनुभव है, तो इस तरह का रिटर्न मार्केट में मिला है, खासकर उन फंड से जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो ये मान सकते हैं कि 3500 रुपये पर महीने 18 साल तक निवेश करने के बाद इनके पास 25 लाख का एक कॉर्पस क्रिएट हो सकता है। मार्केट में अगर अनिश्चितताएं आती हैं तो उससे बचने के लिए मैं सलाह दूंगा कि जब इनकी इनकम बढ़े तो थोड़ा और निवेश कर दें। अदरवाइज इनकी जो स्ट्रैटेजी है वो इफेक्टिवली काम करेगी इनके लिए, अगर ये 3500 रुपये पर महीने जमा करें। तो निवेश जो बढ़ाने की बात आप कर रहे हैं, तो क्या करंट पोर्टफोलियो में ही उन्हें बढ़ाना चाहिए कि? देखिए, वो इस बात पर निर्भर करेगा कि उनकी आमदनी कितनी बढ़ती है। लेकिन अगर आमदनी में ज़्यादा बढ़त नहीं होती है तो ये 3 फंड्स उनके लिए सफिशिएंट हैं और इन्हीं फंड्स में वो आगे निवेश भी कर सकते हैं अगर आमदनी बढ़ती है। जैसा इन्होंने बताया, इनकी आमदनी बहुत ज़्यादा नहीं है तो उसमें बढ़ोतरी भी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अगर ऐसा है, अगर मेरा अजम्पशन सही है, तो इन्हें 3 फंड्स में ही निवेश जारी रखना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर राजेश जी आपके लिए सलाह यही है कि यूटीआई अपॉर्चुनिटी फंड में आप जो 1000 रुपये निवेश करना चाहते हैं वो कर सकते हैं और जैसे जैसे आपकी आमदनी बढ़ेगी वैसे वैसे आपको अपना निवेश भी बढ़ाना चाहिए। क्या आपका और कोई सवाल है? जी नहीं, बस यही मेरा सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कॉलर की ओर। अमित गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। अमित नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार मैडम। हाँ जी मैडम, मुझे बैंक एफडी में मेरे पास पैसे हैं, उसको डेट फंड में डाले तो वो कौन सा फंड सही रहेगा? और इसके अलावा मुझे 5 सिप करनी है 1000 की, तो उसमें कौन से फंड में डालने बेटर रहेंगे? चलिए शर्मा जी, क्या सलाह देंगे आप इन्हें? देखिए, इन्होंने अगर 5 SIP शुरू करनी है तो मार्केट में काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं और जनरली जो अच्छे परफॉर्मिंग फंड्स हैं अभी के समय में उनमें निवेश कर सकते हैं। जैसे कि मैं इन्हें सलाह दूंगा कि ये HDFC का फंड है, HDFC टॉप 200, वहाँ पे निवेश कर सकते हैं। यूटीआई अपॉर्चुनिटीज़ फंड है, HDFC इक्विटी है। और इन्हें अगर स्मॉल कैप फंड में निवेश करना है जहाँ पे रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है तो SBI इमर्जिंग बिजनेस एक अच्छा फंड है जहाँ पे भी ये निवेश कर सकते हैं। तो SBI इमर्जिंग बिजनेस का भी रिटर्न काफ़ी अच्छा रहा है। और कैनरा रोबेको इक्विटी एक फंड है जहाँ ये निवेश कर सकते हैं। तो ये 5 फंड में अगर ये निवेश करते हैं तो अभी जो अच्छे परफॉर्मिंग फंड्स मार्केट में उपलब्ध हैं उसमें से ये 5 फंड हैं जो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप को पूरी तरह से कवर कर लेते हैं। और इन 5 फंड से उनका रिटर्न मेरे हिसाब से अच्छा आना चाहिए अगर वो निवेश करते हैं, 5 फंड में SIP शुरू करते हैं और आगे जाके इनका पोर्टफोलियो अच्छी तरह से ग्रो कर सकेगा इन 5 फंड्स की सहायता से। और डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट तो एनीवे रहेगा क्योंकि इसमें स्मॉल, मीडियम और लार्ज कैप सारे फंड्स हैं।
और जो ये अपने फिक्स डिपॉजिट के पैसे डेट फंड में लगाना चाहते हैं तो वो किन फंड्स में लगाएं? देखिए, फिक्स डिपॉजिट के पैसे डेट फंड में इन्हें अगर लगाना है तो मैं इन्हें सलाह दूंगा कि अभी ये इक्विटी से शुरू करें, पहले इक्विटी में थोड़े दिन पैसे रखें। उसके बाद भी अगर इन्हें लगता है कि इन्हें निवेश करना ही है ऐसे फंड्स में, तो बिरला सन लाइफ का मीडियम टर्म प्लान है जहाँ पे ये निवेश कर सकते हैं, और बड़ौदा पायनियर गिल्ड है जहाँ पे भी ये पैसे डाल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रहे कि ये ज़रूरी नहीं है कि डेट फंड में रिटर्न बहुत अच्छा मिले, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी नीचे आ चुका है अभी, और नीचे 50 बेसिस पॉइंट या 75 बेसिस पॉइंट ऐसे जाने की संभावना है। तो कई लोगों को जिन्हें बेनिफिट मिलना था डेट फंड से वो ऑलरेडी मिल चुका है। आने वाले दिनों में ज़रूरी नहीं है कि डेट फंड से बहुत अच्छे रिटर्न मिले, तो एक साथ पूरी तरह से खुद को एक्सपोज ना करें म्यूचुअल फंड और डेट में। धीरे धीरे वक्त के साथ चूंकि ये नया निवेश करेंगे तो संभल कर निवेश करें, पहले इक्विटी से शुरू करें और आने वाले दिनों में फिर डेट में निवेश करें। तो आपके लिए सलाह यहाँ पर यही है कि इन इक्विटी फंड्स के आपको नाम बता देते जहाँ पर आपको निवेश करना चाहिए। यूटीआई अपॉर्चुनिटी, HDFC इक्विटी, SBI इमर्जिंग बिजनेस, कैनरा रोबेको इक्विटी, HDFC टॉप 200। इसके अलावा डेट फंड में अभी फिलहाल आपको सलाह नहीं दी जा रही है पैसे डालने की। अपनी FD फिलहाल ना तोड़ें, कुछ टाइम तक आप इक्विटी का परफॉर्मेंस देख लीजिए, उसके बाद ही इन डेट फंड्स में डालिएगा पैसे। बिरला सन लाइफ मीडियम टर्म और बड़ौदा पायनियर गिल्ड, इन 2 फंड्स के नाम आपको दिए जा रहे हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हमें गोपी दलन का ईमेल आया है। इनकी आय है 25,000 महीना, हर महीने 10,000 का निवेश ये कर सकते हैं। जानना चाहते हैं कि अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए इन्वेस्टमेंट प्लानिंग इन्हें कैसे करनी चाहिए। देखिए, इनका जो लक्ष्य भी है, मुझे जैसा पता है कि ये काफ़ी एम्बिशियस हैं अपने लक्ष्य में, इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी है। तो निवेश तो चूंकि इनकी आमदनी कम है तो ये इन पर डिपेंड करेगा कि कितना रिस्क लेना चाहते हैं। लेकिन जो निवेशक रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, हालांकि जिनकी आमदनी कम होती है वो निवेश ज़्यादा रिस्क का निवेश नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वो निवेश करना चाहें तो म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं, और लंबी अवधि के लिए करना चाह रहे हैं तो ठीक है। जहाँ तक इन्हें जिस रकम की ज़रूरत है, जो रकम ये ढूंढ रहे हैं 2 करोड़ रुपया 10,000 प्रति माह के हिसाब से, वो तो संभव नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ही एम्बिशियस रिटर्न 26% रिटर्न मिलना चाहिए, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, अनरियलिस्टिक है। अगर ये 30,000 रुपये प्रति महीने लगाएंगे तो 15 साल में 2 करोड़ इन्हें मिल सकता है, 11-12% के रिटर्न के आसपास। लेकिन ध्यान रहे कि 30,000 तो ये निवेश ही नहीं कर सकेंगे, जो उनकी आमदनी नहीं है। लेकिन इसमें कुछ कंसर्न की बात नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आमदनी बढ़ेगी अपना निवेश बढ़ा सकते हैं। और ध्यान रखें कि जैसे जैसे आमदनी बढ़े ज़्यादा निवेश करें और अच्छे जगह निवेश करें, ज़्यादातर म्यूचुअल फंड और हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट्स में करें, ताकि इनका लक्ष्य पूरा हो सके। लेकिन अभी जो फिलहाल जो स्थिति है उसमें मुझे पूरा प्लान जो है सोच रहे हैं काफ़ी एम्बिशियस लग रहा है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि 99% पॉसिबिलिटी है कि ये अचीव नहीं होगा जो निवेश ये करना चाह रहे हैं। चलिए, तो जैसे जैसे आपकी आमदनी बढ़ेगी वैसे वैसे आपको अपना निवेश भी यहाँ बढ़ाना चाहिए। इसी के साथ चलिए योर मनी में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देंगे आपके कुछ और सवालों के जवाब। आप बने रहिए हमारे साथ। योर मनी में आज हमारा फोकस है म्यूचुअल फंड्स पर और सवालों के जवाब दे रहे हैं विवेक शर्मा। बढ़ते हैं अगले कॉलर की ओर। सुमित है हमारे साथ फोन लाइन पर अहमदाबाद से। गुड इवनिंग सुमित, अपना सवाल पूछिए। हाँ, एक्चुअली मैंने अभी बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस इक्विटी फंड में फ्रंट लाइन में इन्वेस्टमेंट किया है 1000 का, तो और HDFC में भी है, HDFC इक्विटी उसमें भी 1000 का SIP करवाया, और DSP ब्लैक रॉक में भी 1000 का करवाया इक्विटी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये मतलब कितने टाइम तक अगर इसमें बने रहते हैं तो फायदा होगा मुझे। सुमित, आपका कोई गोल है, कोई खास लक्ष्य जिसके लिए आप ये निवेश कर रहे हैं? मुझे एडवाइजर ने बोला था कि अगर ये इसमें आप लॉन्ग टर्म तक जाते हो तो आपको बेनिफिट रहेगा। लेकिन कोई रकम आप जुटाना चाहते हैं, आपको जरूरत है? रकम तो अराउंड 2 लाख तक मैं करना चाहता हूँ। ठीक है, तो शर्मा जी ने 2 लाख रुपए की फिलहाल जो इन्होंने अपना गोल बताया है उसकी ज़रूरत है, तो उसके मुताबिक आपको क्या लगता है इनका प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट कैसा है, करंट इन्वेस्टमेंट? कोई खास लक्ष्य नहीं है इनका। लेकिन हाँ, देखिए, एक चीज़ तो हमेशा ध्यान रखनी चाहिए किसी भी निवेशक को कि किसी के सलाह पे भी अगर निवेश करें तो इस बात का ध्यान रखें कि हमें पैसा क्यों चाहिए। क्योंकि कोई ऐसे निवेश नहीं करता कि मैं कोई रकम डाल दूं और उसमें अच्छा रिटर्न मिलेगा, क्योंकि हर किसी की ज़रूरत होती है और ज़रूरत के हिसाब से ही वो अपना निवेश करता है।
तो हमेशा लक्ष्य से उसको जोड़ कर रखिए। जहाँ तक इन्होंने बताया कि इन्हें 2 लाख चाहिए और वो 3,000 रुपये प्रतिमाह निवेश कर रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि अगर वो 4 साल तक निवेश करते हैं इतनी रकम को, तो इस बात की संभावना है कि एक कंजर्वेटिव रिटर्न एस्टिमेट 10% के आसपास के रिटर्न में इन्हें 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं इन्हें ये सलाह देना चाहूँगा कि इस तरह से निवेश ना करें। एडहॉक किसे कहते हैं, आपको अच्छा लगा, किसी ने कहा, आपने निवेश कर दिया, ठीक है, आपको रिटर्न भी शायद अच्छा मिल जाए, लेकिन ये जस्ट मतलब बिना किसी प्लानिंग के एक इवेंट हो गया जो आपके लिए फेवरेबल था, शायद अनफेवरेबल भी होता, तब आपको लगता कि म्यूचुअल फंड अच्छी चीज़ नहीं है, मैंने क्यों निवेश किया। तो इन चीज़ों को ध्यान रख के आप निवेश कीजिए। और एक बात ध्यान रखिए कि जैसे ही फंड का परफॉर्मेंस खराब हो जाता है, आपको फंड से बाहर आना पड़ेगा। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप हर साल कम से कम अपने फंड्स का परफॉर्मेंस रिव्यू करें, और आपको ऐसा लगता है कि कोई फंड अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप उस फंड से बाहर आ सकते हैं। 2 चीज़ों का ध्यान रखें। और 2 लाख रुपए इन्हें मिल सकते हैं 4 साल में अगर ये इसी रकम को निवेश करते हैं। वरना ये फंड्स का जो सिलेक्शन है, ये सही फंड्स है। के सिलेक्शन में कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि फिर भी गोल से उसे लिंक करके रखें, ताकि आपको अगर 5 साल, 10 साल, 15 साल जब भी कोई रकम चाहिए उस हिसाब से निवेश करें, ना कि एडहॉक बेसिस पे। बिल्कुल। तो सुमित, सलाह यही है कि आपका जो करंट सिलेक्शन है फंड्स का वो बिल्कुल सही है, लेकिन अपने लक्ष्य को ज़रूर जोड़ के रखिए अपनी इन्वेस्टमेंट से, उसी के मुताबिक आप इन्वेस्टमेंट कीजिए तो आपके लिए अच्छा होगा। आगे बढ़ते हैं। सूरत से अशोक हैं फ़ोन लाइन पर हमारे साथ। नमस्कार अशोक, अपना सवाल पूछिए। अच्छा, मुझे अभी वो डेट फंड में इन्वेस्ट करना था, तो अभी एक 3 मंथ के लिए और 1 ईयर के लिए कौन सा बेहतर है वो जानना था। और कितना निवेश करना चाहते हैं आप? अराउंड 1 लाख। ठीक है। और आपको कोई गोल है आपके दिमाग में, शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, कब तक का निवेश करना है? नहीं, 2 साल के लिए करना है, बाद में जरूरत पड़ेगी पैसा है। क्या सलाह होगी इनके लिए? देखिए, फिर मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको 3 महीने और 1 साल के लिए निवेश करना है, जो कि अवधि बहुत ही कम है, और 3 महीने और 1 साल के अंतराल पे बहुत चीज़ें हो सकती हैं जो आपके लिए फेवरेबल ना हो। जैसे मैंने पहले भी बताया कि डेट फंड का रिटर्न शायद अच्छा ना हो, तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए इन्हें डेट फंड में निवेश करने के पहले तो सोचना चाहिए। पहली बात, इतनी छोटी अवधि के लिए बेहतर होगा कि वो बैंक डिपॉजिट में पैसा डालें, क्योंकि डेट फंड में जब ये निवेश करेंगे, मार्केट में अनिश्चितताएं होंगी, तो रिटर्न भी शायद इन्हें कंसिस्टेंट ना मिले। अब जहां तक उन्हें कहीं और भी दूसरी जगह निवेश करना होता, अगर इक्विटी होता या कोई दूसरा ऑप्शन भी होता, तो मैं उन्हें सलाह नहीं देता इतनी छोटी अवधि के लिए। बैंक में पैसा रख सकते हैं, और डेट फंड में काफ़ी सारे ऑप्शन हैं जहाँ पे ये निवेश कर सकते हैं, तो ऑप्शन की कमी नहीं है। लेकिन फिर भी निवेश के तौर पर मैं इन्हें सलाह दूंगा कि डेट फंड में अपना पैसा ना निवेश करें, क्योंकि अवधि ये बहुत ही कम बता रहे हैं। तो उसके बजाय आप चाहते हैं कि आपकी सलाह यही है कि बैंक डिपॉजिट में ये पैसे निवेश करें। हाँ, क्योंकि इनके पास वक्त बहुत ही कम है। 3 महीना कोई कुछ खास वक्त नहीं होता, और 3 महीने में उतार चढ़ाव हो सकता है। इसलिए निवेशक के लिए बेहतर होगा कि वो बैंक डिपॉजिट में पैसा डालें, ना कि डेट फंड में पैसा डालें। अशोक, सलाह यही है आपके लिए कि आप बैंक डिपॉजिट में पैसे डालिए, ना कि डेट फंड में, क्योंकि आपका जो समय है, जो आपकी अवधि है, वो काफ़ी कम है। और कोई सवाल है आपका? नहीं, बस वही जानना था। ओके। चलिए, इसी के साथ अभी फिलहाल योर मनी में वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन अगर आप भी हमसे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस या फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़े सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल कीजिए mf@moneycontrol.com पर। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको विजिट करना है facebook.com/आवाज़-योर-मनी और पोस्ट करने हैं अपने सवाल। योर मनी में आज हमारा फोकस है म्यूचुअल फंड्स पर, और सवालों के जवाब दे रहे हैं विवेक शर्मा। बढ़ते हैं अगले कॉलर की ओर। झारखंड के रांची से नेल्सन हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। गुड इवनिंग नेल्सन, अपना सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग मैडम। हाँ जी, मेरा सवाल है मैडम, जो मैंने आपको गोल भेजा है, वो क्या वो 3 फंड से मेरा गोल पूरा हो सकता है? अपने फंड्स के नाम आप एक बार बता देंगे यहाँ पर? ये HDFC इक्विटी फंड में आपका 3,000 रुपया, और SBI इमर्जिंग बिजनेस में 2,000, और ICICI फोकस ब्लू चिप में 2,000 रुपया। अपना गोल बताइए नेल्सन। मुझे 28 या 30 ईयर में 1.5 से 2 करोड़ रुपए चाहिए। 30 साल में आपको चाहिए 1.5 से 2 करोड़। आपकी रिटायरमेंट की प्लानिंग है ये? हाँ, रिटायरमेंट प्लान।
चलिए, तो शर्मा जी अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं यहाँ पे नेल्सन। 30 साल बाद इन्हें 1.5 से 2 करोड़ चाहिए, क्या अचीव हो जाएगा इस करंट पोर्टफोलियो से? हाँ, देखिए इन्हें करीब करीब ये 7,000 रुपया निवेश कर रहे हैं यहाँ पे। तो दो चीज़ें हैं, एक तो मार्केट अच्छा परफॉर्म कंसिस्टेंटली करती है, बिकॉज इसमें एक बड़ी शर्त ये होती है कि चूंकि म्यूचुअल फंड है और रिटर्न फिक्स नहीं होता है, तो मार्केट का परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। लेकिन दूसरी बात यह है कि अगर मार्केट ने 11% तक भी रिटर्न दिया इन्हें, तो 30 साल में अपने गोल को अचीव कर सकेंगे, 2 करोड़ के गोल को। और एक चीज़ ध्यान में रखें कि 2 करोड़ की राशि आज बड़ी लग रही हो उन्हें, लेकिन 30 साल के बाद इसकी वैल्यू क्या होगी आज किसी के लिए भी गेस करना मुश्किल है। तो इन्फ्लेशन शायद उस टोटल वैल्यू को कम कर देगा, इसीलिए इन्हें सिर्फ ये 7,000 रुपये नहीं, बल्कि जैसे जैसे आमदनी में बढ़ोतरी हो और भी निवेश करते रहना चाहिए। 2 करोड़ का लक्ष्य शायद इनके लिए पूरा ना पड़े 30 साल के बाद, तो 2 करोड़ तो अचीव कर लेंगे, लेकिन और बेहतर बनाने के लिए पोर्टफोलियो को उन्हें और भी निवेश करते कोई और फंड आप इन्हें सजेस्ट करना चाहते हैं? देखिए फंड्स तो बहुत सारे हैं जिसमें निवेश कर सकते हैं। तो यूटीआई अपॉर्चुनिटीज़ फंड में निवेश कर सकते हैं, एसबीआई इमर्जिंग मैग्नम बिजनेस फंड है, वहाँ पे निवेश कर सकते हैं। ये 2 काफ़ी होगा, और इन्हें देखना पड़ेगा कि उतनी रकम इन्हें मिल पाती है कि नहीं निवेश करने के लिए। तो ये 5 फंड के साथ ये चाहें तो आगे निवेश करते रह सकते हैं और उसमें इन्हें अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो नेल्सन, आपको समय के हिसाब से अपनी आमदनी जिस तरह से आपकी बढ़ रही है उसके हिसाब से आपको अपना निवेश यहाँ पर बढ़ाने की ज़रूरत है। लेकिन शर्मा जी, यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे रिटायरमेंट की प्लानिंग जो है, अक्सर कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग काफ़ी देर से सोचते हैं अपने रिटायरमेंट के बारे में। तो अगर कोई फ्रेश इन्वेस्टर है, अभी अभी उसने शुरू किया है, तो किस तरह से अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग पहले से शुरू कर दे? हाँ, तो मेरी सलाह तो ये होगी कि जिस दिन से आप अर्न करना शुरू करते हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग उसी दिन से शुरू होनी चाहिए। आपको एक छोटा कॉर्पस रखना चाहिए, और इसीलिए सरकार की तरफ से भी जो प्रोविडेंट फंड है उसमें एक पैसा डिडक्ट किया जाता है, जो कि हमारे लिए सेफ्टी का एक आधार बनता है। तो हमें भी खुद से भी पैसे डालने चाहिए रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, ताकि जितनी जल्दी शुरू करेंगे निवेश करना, पावर ऑफ कंपाउंडिंग और समय की जो सीमा रहेगी वो आपके फेवर में काम करेगी। इसीलिए जल्दी से जल्दी शुरू करें और ज़्यादा लंबी अवधि के लिए निवेश करें, ताकि आपको दोनों के फायदे मिले। यहाँ पे इन्फ्लेशन को कई बार लोग काउंटर इन नहीं करते हैं जब रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं, तो वो कैसे हमें ध्यान में रखना चाहिए? देखिए, इन्फ्लेशन एक आपको खुद से पता चलेगा कि किस तरह से आपके लाइफस्टाइल को इम्पैक्ट कर रहा है। हर इंडिविजुअल उसको समझता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके खर्चे 10% के हिसाब से बढ़ रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका निवेश जहाँ हो रहा है वो 10% से ज़्यादा रिटर्न दे। और एक ज़रूरी बात है, मैं बताऊं कि इन्फ्लेशन का इफेक्ट हर लोगों पे अलग अलग होता है, ठीक है। तो एक जिनकी कम आमदनी होती है वो फूड इन्फ्लेशन से ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, और जो ज़्यादा आमदनी वाले होते हैं वो दूसरी चीज़ों में कीमतों में बढ़ोतरी से अफेक्टेड होते हैं। तो इन्फ्लेशन का कोई स्टैंडर्ड बेंचमार्क नहीं है। हर निवेशक को अपना बेंचमार्क बनाना चाहिए और ये देखना चाहिए कि उसको हम कैसे उससे ज़्यादा रिटर्न कैसे ले सकते हैं, और जल्द से जल्द रिटायरमेंट की प्लानिंग अपनी शुरू कर देनी चाहिए। चलिए, लेते हैं अगला सवाल। नोएडा से अनुराग का ईमेल आया है। इक्विटी फंड में एसआईपी के जरिए ये पैसे लगा रहे हैं। 5 या 7 साल का लक्ष्य है। डेट और गिल्ड फंड में ये 12 से 15 महीना के लिए 5 से 15 महीना के लिए एक मुश्त निवेश करना चाहते हैं। इन फंड में एसआईपी की है इन्होंने। ये एसबीआई इमर्जिंग बिजनेस में डालते हैं 2,000 रुपये, आईसीआईसीआई प्रो डिस्कवरी में 1,000 रुपये और यूटीआई अपॉर्चुनिटी में डालते हैं 2,000 रुपये, रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटीज में डालते हैं 2,000, रिलायंस बैंकिंग फंड में डालते हैं 1,000 और रिलायंस आरएसएफ इक्विटी प्लान में डालते हैं 3,000 रुपये, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज में ये डालते हैं 500 रुपये। तो शर्मा जी, आप क्या सलाह देंगे अनुराग को? देखिए, मैं इन्हें सलाह दूंगा कि जो बैंकिंग फंड है वो सेक्टोरल फंड है, उसमें रिस्क ज़्यादा है, क्योंकि उसमें सिर्फ बैंकिंग स्टॉक्स होते हैं। तो अगर इनका रिस्क एपेटाइट है, अगर इनको ऐसा लगता है कि रिस्क ले सकते हैं, तभी एक सेक्टर फंड में रहें, नहीं तो डाइवर्सिफाइड फंड में मूव कर सकते हैं। एक मेरी उनको ये सलाह होगी। और इसके साथ उन्होंने जो डेट फंड में निवेश किया है, वो डेट फंड का निवेश ठीक है, तो मैं नहीं कहूँगा कि आप डेट फंड में किसी तरह का परिवर्तन करें। और कुल मिला के जो है निवेश कर रहे हैं वो उसकी रकम भी अच्छी है, तो आने वाले दिनों में इन्हें उसका फ़ायदा मिल सकता है, उन्हें रिटर्न अच्छा मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से एक परिवर्तन ये कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में आगे। लेकिन कई सारे फंड्स आपको नहीं लगता इनके पोर्टफोलियो में है? हाँ, फंड्स हैं इनके पोर्टफोलियो में, संख्या थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन ठीक है, अभी उन्होंने निवेश शुरू किया है, बाद में कंसोलिडेट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ संख्या ज़्यादा होने की वजह से कंसोलिडेशन किया जाए। इन्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि जब इनके पास एक अच्छी रकम जमा हो जाए इस निवेश के द्वारा, तो फिर वो 3, 4 या 5, मैक्सिमम 5 परफॉर्मिंग फंड्स में पैसा मूव करें। बट फिलहाल मैं ये कहूँगा कि अभी तो कुछ चिंता की बात नहीं है।
ऐसा रख सकते हैं और थोड़ी अवधि के बाद फिर लेकिन आइडियली कितने फंड्स होने चाहिए आपके देखिए वो इस पोर्टफोलियो पे में? भी निर्भर करेगा कि आपका कॉर्पस कितना बड़ा होता है। अगर कोई 10,000 रुपया निवेश करता है प्रति माह तो 3 से 4 फंड बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कोई अगर 1 लाख रुपया निवेश करता है तो फिर शायद उसे ज़्यादा फंड्स रखने पड़ेंगे, 7 या 8 फंड्स रखने पड़ेंगे। तो निवेश की रकम पे भी निर्भर करेगा, इन्वेस्टर के रिस्क एपेटाइट पे भी निर्भर करेगा और कितने समय के लिए निवेश कर रहे हैं उस पर भी निर्भर करेगा। सेक्टोरियल फंड से आपने कहा इन्हें दूर रहना चाहिए, उसके पीछे क्या वजह है? देखिए अभी इनके पास जो बैंकिंग फंड है उसमें सिर्फ बैंकिंग स्टॉक्स हैं। अब आरबीआई कोई पॉलिसी लेवल चेंज कर दी है तो आप देखेंगे कि कुछ निगेटिव इफेक्ट अगर आता है तो सबसे पहले बैंकिंग स्टॉक्स पे आ जाता है। तो अगर आपका एक्सपोजर एक किसी पर्टिकुलर सेक्टर में है और कुछ भी अनफेवरेबल उस सेक्टर में होता है तो उसका असर आपके फंड के परफॉर्मेंस पे पड़ता है। इसीलिए बेहतर होगा कि बैंकिंग फंड्स को अपने म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में देखें कि वो है या नहीं, लेकिन सिर्फ बैंकिंग फंड वाले पोर्टफोलियो में रिस्क ज़्यादा है, इसीलिए उससे बच के रहना बेहतर है। लेकिन अगर इन्वेस्टर के पास रिस्क एपेटाइट है, वो ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो कोई परेशानी की बात नहीं है, वो सेक्टोरल फंड में भी रह सकते हैं क्योंकि जैसे रिस्क ज़्यादा है रिटर्न की संभावना भी ज़्यादा है, तो दोनों ही एस्पेक्ट हैं। बिल्कुल। एक फ्रेश निवेशक को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब वो फंड सिलेक्ट करता है अपने लिए? सबसे पहले तो उसे अपना गोल देखना चाहिए कि उसका गोल क्या है। दूसरा उसे ये समझना चाहिए कि उसको पैसे की कब ज़रूरत है, लिक्विडिटी का एक एस्पेक्ट है। तीसरा उसे कितना रिटर्न चाहिए, वो भी एक ध्यान रखना पड़ेगा जो गोल से अलाइंड हो जाता है एनीवे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर अगर कोई इन्वेस्टर निवेश करता है तो उसके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। और फिर किस तरह के फंड्स उन्हें सिलेक्ट करने चाहिए? अगर इक्विटी में निवेश करेंगे तो एक मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप का एक बढ़िया कॉम्बिनेशन क्रिएट करें ताकि पूरा मार्केट का वो जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है वो कवर हो जाए। लेकिन अगर रिस्क ज़्यादा नहीं ले सकते तो स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स को अवॉइड करें। डाइवर्सिफाइड जो ब्लू चिप कंपनीज हैं उन पे जो फंड्स बेस्ड हैं उसमें निवेश करें। तो अपनी नीड्स और अपने रिस्क एपेटाइट के मुताबिक ही आपको अपना पोर्टफोलियो जो है यहाँ पर बनाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो आके अपनी सलाह देने के लिए शर्मा जी। इसी के साथ योर मनी में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।